हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आज हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो आज हम लोग देखेंगे, यानी उस चैप्टर को आज हम लोग समाप्त कर देंगे। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव भी छूटेगा और सब्जेक्टिव भी छूटेगा, इसलिए आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो को। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और पहला नंबर क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। और अपने आप से भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कमेंट में। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप के स्थापक कौन था। तो आप लोगों को बताना है कि यंग यूरोप के स्थापक कौन था। तो यंग यूरोप के स्थापक मेजनी था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद करते चलिए। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोगों को बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। तो आप लोगों को बताना है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। मेजनी था या नेपोलियन था या मेटरनिख था या गैरिबाल्डी था। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, तो वह नेपोलियन था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो आप लोगों को बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही या किसान या नाविक या जमींदार। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो वह नाविक था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आप लोगों को बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी या हिटलर या बिस्मार्क या गैरिबाल्डी। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए याद करते चलिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो वह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंत तक देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो आप लोगों को बताना है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो वह बिस्मार्क था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एंड जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन कौन देश था। तो आप लोगों को बताना है कि इटली एंड जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। तो वह कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो वह रूसो को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो आप लोगों को बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, यूनान को या जर्मनी को या इटली को या ब्रिटेन को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, तो वह यूनान को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो आप लोगों को बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो वह तुर्की को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मार्क क्या था। तो आप लोगों को बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक क्या था। तो आप लोगों को बताना है कि मेटरनिक क्या था। तो मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी नीति था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आप लोगों को बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो आप लोगों को बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो आप लोगों को बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आप लोगों को बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साय की संधि कब हुई थी। तो आप लोगों को बताना है कि वर्साय की संधि कब हुई थी। तो वह 1919 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और याद करते चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हनोई समझौता कब हुआ। यहाँ पर कब हुआ लिखा है। तो हनोई समझौता कब हुआ। तो वह 1946 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। तो आप लोगों को बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो आप लोगों को बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो आप लोगों को बताना है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो अब फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1870 में फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो वह सीडान में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे। तो वह कहाँ के शासक थे। तो वह पारसा के थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर 2 अंक वाला प्रश्न आ गया यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा बढ़िया से याद कर जाइएगा एग्जाम में। पूरी संभावना है कि 2023 में आएगा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। और एकीकरण के पीछे मूलत राष्ट्रवादी भावना थी। और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया कि प्रक्रिया नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवादी की भावना बढ़ाई गई। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर लिख कर याद जरूर करना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है। तो आप लोग को बताना है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
तो यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज के भाषा में यह एक धर्म, जाति या समान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटुकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी, जो सामुदायिक दंगों को देशी रूप से देते थे। और सभी क्वेश्चन का आप लोग बुक पर लिखकर याद जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो आप लोगों को बताना है कि गैरिबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इतिहास गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण करने हेतु याद करता है। आरंभ में यह मैजनी के विचारों का समर्थक था, किंतु बाद में काबुल से प्रभावित हो गया, राजतंत्र का पक्षधर बन गया और गैरिबाल्डी पेशे से यहाँ पर नाविक लिखा है, नाविक था। उसने कर्मचारियों तथा शासन सेना का गठन कर इटली के प्रांत सिसिली तथा आक्रमण पर विजय प्राप्त की। गैरिबाल्डी नहीं यहाँ विक्टर ही मैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली तथा शासन बनाने की मित्रण को ठुकरा दिया और कृषि कार्य करना अस्वीकार किया। तो आप लोग इसे कॉपी पर लिखकर याद जरूर करना। और रही बात कि इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा है, लेकिन यह दो नंबर में आएगा, तो इसमें से मेन पॉइंट आप लोग जरूर याद करना। इसमें से मेन याद रहेगा तो 2 अंक मिल जाएगा। इसमें से खोज यहाँ इसमें इस क्वेश्चन में से खोज को और मेन पॉइंट आप लोग याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। तो आप लोगों को बताना है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बधाई थी। तो चलिए पहला इसका बधाई देखते हैं। तो लगभग 300 छोटे बड़े राज्य और इन राज्यों में पर्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। इतना लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो आप लोगों को बताना है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात अलियांस वंश के लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार को मध्यम वर्ग तक तो पहुंचा दिया, किंतु साधारण जनता को कोई लाभ नहीं मिली और निरंकुशवादियों सभी को संतुष्ट करने की कोशिश में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सका। तो आप लोग इसे कॉपी पर लिखकर याद जरूर करना। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वह भी क्लास कर सके। और बहुत ही जल्दी लाइव क्लास भी होगा, तो आप लोग लाइव क्लास में ज़्यादातर टेस्ट होगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन जितना हो सके उतना याद करिए और लाइव क्लास में टेस्ट होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए, समय भी बहुत कम बचा है। धन्यवाद।